बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम करने जा रहे हैं स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसके लिए सबसे पहले तो अब आप आ जाइए पेज नंबर 7 पे, और इस पेज नंबर 7 पे आपको पूरा फॉर्मेट नज़र आ रहा है। ये क्या है, ये देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बेसिकली आपने इस फॉर्मेट में से डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड उठाना सीखा था, इसको कैलकुलेट करना सीखा था। आज मैं आपको इस फॉर्मेट में से इस फॉर्मेट को पूरा सॉल्व करना सिखाऊंगा कि ये स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होता क्या है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब ये है कि हमने ये मालूम करना है कि हमने एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान टोटल कितनी कॉस्ट की गुड्स जो है वो तैयार की। तो अगर आप इसका फॉर्मेट देखें तो आपको नंबर 1 पे नज़र आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल यूज़, और ये मैं आपको बात बहुत पहले बता चुका हूँ कि जो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ये हमें कैलकुलेटेड गिवन नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट मटेरियल यूज़ का वही फार्मूला है यहाँ तक जो मैंने आपको पीछे प्राइम कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह में बताया था। तो अब डायरेक्ट मटेरियल तो जब भी आएगा इसका मतलब क्या है कि हमें ये पूरा फॉर्मेट के मुताबिक अपना जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर अगर आप इसके नीचे आए तो आपको नज़र आ रहा है डायरेक्ट लेबर असाइन या पेड। ये भी हम तय कर चुके थे कि भाई डायरेक्ट लेबर अगर हमें असाइन गिवन होगी तो हमारी प्रायोरिटी जो है वो असाइंड होगी, अदरवाइज़ हम अगर असाइन नहीं होगी तो पेड ले लेंगे। और तीसरा जो है हमारे पास वो है FOH अप्लाइड या एक्चुअल। इसके बारे में भी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिटेल डिस्कस किया था कि अप्लाइड जो होते हैं वो बेसिकली एक सिंपल लाइन में होते हैं, एक परसेंटेज की शक्ल में गिवन होते हैं, जबकि एक्चुअल की एक पूरी लिस्टिंग होती है। तो ये तीन चीज़ें अगर हम मिला लें तो ये बनती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सही है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये भी आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप पिछले सवालों में कैलकुलेट कर चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब हमने आज से पहले कैलकुलेट की थी तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ चूँकि प्राइम कॉस्ट में पहले से कैलकुलेटेड हुआ करता था, तो हम डायरेक्ट मटेरियल यूज़ रखते थे, डायरेक्ट लेबर रखते थे और FOH रखते थे, तो 3 लाइनों में ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाया करती थी। लेकिन अब हमें यहाँ पे चूँकि पूरा स्टेटमेंट बनाना है तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ को भी इसके अंदर ही हमें कैलकुलेट करना होगा। तो बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यहाँ तक तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ये आप अपने पिछले सवालों में भी सीख चुके हैं। आज जो आपको मैं नई बात सिखाने जा रहा हूँ वो है वर्क इन प्रोसेस। बेसिकली वर्क इन प्रोसेस का मतलब ये है कि आप इसको यूँ समझिए कि मिसाल के तौर पे हमारा पिछले महीने कुछ काम बाकी रह गया था। यानी हमने लेट सपोज हम एक मिसाल लेते हैं कि हमने पिछले महीने में 100 टेबल्स पे काम शुरू किया, उनमें से हमने 90 टेबल्स जो है वो मुकम्मल कर ली थी और 10 टेबल्स ऐसी थी जिन पे अभी काम जारी था कि हमारा महीना एंड हो गया। अब जब वो हमारा महीना एंड हो गया तो हम चले गए नेक्स्ट महीने में, नेक्स्ट मंथ में। तो जब हम नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमें कुछ वर्क इन प्रोसेस में मिला पिछले महीने से, जो बेसिकली पिछले महीने शुरू हो चुका था, लेकिन चूंकि पिछले महीने में वो ख़त्म नहीं हो सका इसलिए अब उसकी बारी अगले महीने में आएगी। तो इसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग। ये वो काम है जिसकी मिसाल आप ऐसे ले लीजिए कि जैसे आपके घर में जब खाना लगता है तो बाज़ औक़ात कभी कभी खाने में जो है वो बासी रोटी भी दस्तरखान पे आपको मिलती है। तो उसका क्या मतलब होता है कि ये वो बासी रोटी है जो बेसिकली पिछले रात की बची हुई थी, तो वो भी अगले दिन आपके दस्तरखान की ज़ीनत बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो WIP है वर्क इन प्रोसेस है, ये पिछले महीने का कुछ बचा हुआ काम था जिसको हम पिछले महीने कंप्लीट नहीं कर सके थे। तो ज़ाहिर है जो काम पिछले महीने कंप्लीट नहीं हो सका वो यकीनन थोड़ा सा काम होता है, तो फिर आप उसको भी अपनी इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ ऐड कर देते हैं कि चलो जो हमने इस महीने बनाया वो बनाया, साथ में पिछले महीने का जो बचा हुआ था उसको भी आपने इसमें ऐड कर दिया। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है। तो अगेन आपको बता रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक सवाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप इससे पहले करते आए। इसमें जो नई बात है वो क्या है कि इसके अंदर हमने ऐड कर दिया वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस या टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग। यानी ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और पिछले महीने का कुछ बचा हुआ काम, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो पता चल जाएगा कि इस महीने में हमने कुल मिला के कितना जो है वो प्रोडक्शन के अंदर काम किया।
फिर अगर हमारा इस महीने में भी कुछ काम ऐसा होगा जो नहीं मुकम्मल हो पाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है और ये हमारा काम जो है वो महीना तो एंड हो गया लेकिन काम मुकम्मल नहीं हो सका। तो ज़ाहिर है अब ये जो काम हमारा इस महीने में मुकम्मल नहीं हो सका यकीनन ये अगले महीने में मुकम्मल होगा। तो जो काम हमारा मुकम्मल नहीं हो सका उसको हम अपने इस स्टेटमेंट में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसको हम कहेंगे वर्क इन प्रोसेस यानी WIP एंडिंग। सही है। तो अगर देखा जाए तो ये जो मैं आपको इस वक्त स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की हद तक तो जो वही सब कुछ है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, बस इसके अंदर आपने दो चीज़ों को ऐड और लेस करना है। अगर वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग है तो आप ऐड कर देंगे और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है तो आप उसको लेस कर देंगे। तो इसलिए आज के लिए ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक तो आप पहले ही पढ़ चुके थे, सिर्फ दो चीज़ों का इजाफा है। तो ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिर इसी के नीचे आपको नजर आ रही है इनकम स्टेटमेंट। तो इस इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर हम चलते हैं सवाल पे। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखें तो इनकम स्टेटमेंट का पहला पार्ट तो बिल्कुल वैसे ही है जो कि आप लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा। जाहिर है आप जो है वो चाहे गुड्स बनाकर बेचें या गुड्स खरीद कर बेचें, आपको हर सूरत में बेच कर ही कमाना है ना। तो इसलिए जो हमारा पहला स्टेप है वो वही है, सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस सेल डिस्काउंट और हमारा आंसर आ जाएगा नेट सेल। तो ये जो पार्ट 1 में होता था वही इसमें भी है। हाँ, अब इसमें सब हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लेस करेंगे, अगर आप अपनी पार्ट 1 वाली बीकॉम पार्ट 1 वाली इनकम स्टेटमेंट को रिकॉल करें तो आपको जहन में आएगा कि हम उसमें लिखते थे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट होती थी और ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप बनी बनाई मर्चेंडाइज खरीदते थे, वही बिकती थी, उसी में से बचती थी। लेकिन यहाँ पर आप गुड्स बनी बनाई नहीं खरीद रहे बल्कि आप यहाँ पे मटेरियल खरीद के गुड्स को बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिंपल जो चेंज है वो क्या है, यहाँ पर हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग के बजाय क्या लिखेंगे, फिनिश गुड्स ओपनिंग। यानी कितनी फिनिश गुड्स हमारे पास ऐसी थी जो हमने फिनिश तो कर ली थी लेकिन हम बेच नहीं पाए थे और हमारे पास उसके ऑर्डर्स नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पे हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की क्या लिखेंगे, फिनिश गुड्स ओपनिंग। फिर अगर आप दोबारा अपनी पार्ट 1 वाली इनकम स्टेटमेंट को रिकॉल करें तो हम मर्चेंडाइज ओपनिंग में ऐड करते थे परचेजेस, क्योंकि वहाँ पर हम अपने मर्चेंडाइज के अलावा जो माल बेचते थे वो होता था जो हम फ्रेश परचेज करते थे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वही है जो अब यहाँ से आपका आंसर आएगा ना, ये जो पिछला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो इसका आंसर यहाँ पर आएगा उसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को मतलब क्या हुआ कि इतनी फिनिश गुड्स आपके पास महीने के शुरू में पहले से पड़ी हुई थी, इतनी कॉस्ट की गुड्स आपने मजीद मैन्युफैक्चर्ड की, तो दोनों मिला के आपके पास कितनी कॉस्ट का गुड्स जो है वो सेल करने के लिए अवेलेबल है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और अगर कुछ फिनिश गुड्स आपकी ऐसी थी जो नहीं बिक पाई, आपके पास ऑर्डर्स नहीं थे, तो आप वो फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेसिकली इसका जो पहला पार्ट है वो तो वही है जो कि एक ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट का होता है, लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें थोड़ा सा फर्क है और ये बहुत सिंपल है। फिनिश गुड्स बिगनिंग ये आपको सवाल में एज इट इज गिवन होगा, फिनिश गुड एंडिंग ये सवाल में एज इट इज गिवन होगा। हाँ, ये जो चीज़ है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसके लिए आपको ये पूरा स्टेटमेंट पहले बनाना पड़ेगा। जब तक कि आपके पास ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा और आपके पास ये आंसर नहीं होगा उस वक्त तक आप इसको पुट नहीं कर सकते। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी ये इनकम स्टेटमेंट उस वक्त तक बनी नहीं सकती जब तक कि आप अपना ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का स्टेटमेंट ना बना लें। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और उसके बाद फिर बिल्कुल सवाल वैसे ही नॉर्मल है जैसा कि होता है, आप इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेसिकली वही वाले एक्सपेंस हैं जिसको मैं टोटल कॉस्ट में कमर्शियल एक्सपेंस लिखता था, यानी एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। तो ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो आ जाएगा, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिए अपने दो आज के नए फॉर्मेट्स, एक स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कहते हैं, और इसको और दूसरा है इनकम स्टेटमेंट। तो आइए अब हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ, और आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, ये निकाल दीजिए आप पेज नंबर 14 पे। Below is the information taken from the accounting records of Gulhammer Textile Mills Limited for the accounting year end on September 30, 2017। अच्छा, अब याद रखिए बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 किस्म की इन्वेंट्रीज होती हैं। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर सिर्फ एक ही इन्वेंट्री होती है, उसको हम कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री।
कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम 3 किस्म की इन्वेंट्री डिस्कस करते हैं, जिसमें से एक इन्वेंट्री मैं आपको आज की क्लास से पहले तक बता चुका हूँ, यानी रॉ मटेरियल की बिगनिंग और रॉ मटेरियल की एंडिंग। अच्छा, एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिए। ये जो है अक्टूबर की 1 2014 लिखा हुआ है, ये बेसिकली 2016 है, और ये सितंबर की 30 2017 है। तो ये बिगिनिंग है, इसको आप 16 कर लीजिए, और ये एंडिंग है 2017। तो मैं आपको एक इन्वेंट्री तो पढ़ा चुका हूँ पीछे प्राइम कॉस्ट में, मटेरियल बिगनिंग और मटेरियल एंडिंग। आज से हम मजीद 2 इन्वेंट्रीज देखेंगे, और अब मतवातिर ये तीनों इन्वेंट्रीज आती रहेंगी। एक वर्क इन प्रोसेस है बिगनिंग और एंडिंग, और एक फिनिश गुड है बिगनिंग और एंडिंग। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोसेस और एक फिनिश गुड। और इन्वेंट्री का मतलब बिगनिंग अलग होती है और एंडिंग अलग होती है। फिर इसके बाद आपको मजीद ये डिटेल दी हुई है। बस इस डिटेल के अंदर एक बात का आपने ख्याल रखना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि आया आपको सवाल के अंदर FOH जो है वो अप्लाइड गिवन है या एक्चुअल गिवन है। देखो बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ, अप्लाइड जो होते हैं ना वो नॉर्मली एक सिंगल लाइन में होते हैं और एक परसेंटेज की बेस पर होते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि FOH अप्लाइड आर 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, FOH अप्लाइड आर 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। जो बिल्कुल एक सिंपल सिंगल लाइन में गिवन होते हैं और ज़्यादातर परसेंटेज की शक्ल में होते हैं, वो अप्लाइड होते हैं। और अगर अप्लाइड ना हो, एक्चुअल हो, तो एक्चुअल की एक लिस्टिंग होती है, सही है ना। तो आप सवाल में पहले ये क्लियर कर लो कि आपको अप्लाइड गिवन है या एक्चुअल गिवन है। तो मुझे सवाल में कहीं पर भी अप्लाइड नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है एक्चुअल है। तो पहले काम करते हैं कि हम सवाल शुरू करने से पहले जितने भी FOH हैं उस पर F लिख लेते हैं, और जितने एडमिन एक्सपेंस है उस पर A लिख लेते हैं, और जितने सेलिंग एक्सपेंस है उस पर S लिख देते हैं। तो ये रॉ मटेरियल परचेज में नजर आ रहा है आपको, रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 3,50,000, लेकिन आगे लिखा है इंक्लूडिंग 50,000 इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट मटेरियल है 3 लाख है, और जो 50,000 है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, FOH। तो आप इनडायरेक्ट मटेरियल 50,000 पे लिख दीजिए F। तो अब ये ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ 3 लाख रहा। जब हम डायरेक्ट मटेरियल यूज की कंप्यूटेशन करेंगे तो सिर्फ 3 लाख रुपए लेंगे। इसके बाद आगे लिखा है लेबर, और इसमें ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 35,000 इनडायरेक्ट लेबर, यानी टोटल 165,000 की लेबर है जिसमें 35,000 इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट लेबर ये भी FOH है, इसके आगे भी F लिख दीजिए। तो ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये अप्लाइड नहीं है, ये एक्चुअल है, क्योंकि अब मैं जमा कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हीट लाइट एंड पावर, ये भी FOH है। फैक्ट्री मशीन एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, ये भी FOH है। फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस, ये भी FOH है। और अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये भी FOH है। तो ये कुल मिला के आपके 6 FOH हो गए। फिर इसके बाद एडमिन एक्सपेंस आपको एक ही लाइन में गिवन है, लिख लीजिए। और मार्केटिंग एक्सपेंस यानी सेलिंग एक्सपेंस, ये भी लिख लीजिए। हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये भी हमारा एक एक्सपेंस है, लेकिन इसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं कहते, इसको हम फाइनेंशियल एक्सपेंस कहते हैं। ज़्यादातर ये सवाल में गिवन नहीं होते, लेकिन आ भी सकते हैं। और इसको जो है वो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर माइनस नहीं करते, बल्कि अलग से माइनस करते हैं। लेकिन अगर आप उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी कर दें तो भी इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये होगा एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस, और ये एक इंटर एक्सपेंस है। अगर आप इसको भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल देंगे तो कोई मुजायका नहीं है। तो आज ये इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, ये भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। और क्लोजिंग एंट्री, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सही है जी। अच्छा, अब आप लोग एक काम कीजिए कि जहाँ पर आप लोगों ने ये स्टेटमेंट की वो की थी, देखा था आपने इसको, इसका फॉर्मेट, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से देखते रहिए और सवाल अपने सामने निकाल के रखिए। मैं पढ़ता रहूँगा, स्लाइड आती रहेगी आपके सामने, आप उसको अपने स्टेटमेंट के फॉर्मेट और अपने सवाल से मैच कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट के मुताबिक हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल यूज यानी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है। और इस डायरेक्ट मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। जो जाके देखिए आपको क्वेश्चन में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री नज़र आ रही है 32,000। फिर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में सबसे पहले लिखा आपने ग्रॉस परचेज। अब जाके देखिए सवाल में आपको ये मटेरियल 3,50,000 नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि 50,000 इसके अंदर इनडायरेक्ट था तो हमें यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट लेना है, और वो कितना बचा 3 लाख। और बाकी जो इनडायरेक्ट था उसको ऑलरेडी मैं कहाँ पे ले जा चुका हूँ, FOH में। तो जब मैं FOH पर आऊँगा तो फिर वहाँ पे बताऊँगा कि इसका क्या काम होगा। फिर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन इन या कार्टेज इन या फ्रेट इन, जिस नाम से भी है। तो ये आपके पास आंसर आ गया टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट। फिर आप इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट, बट वी हैव ओनली परचेज डिस्काउंट विच इज़ 8,000
तो ये आपके पास आंसर आ गया नेट परचेज ऑफ मटेरियल 3,10,000। अब ये जो आपके पास ऊपर मटेरियल की बिगिनिंग इन्वेंट्री है और ये नेट परचेज ऑफ मटेरियल है, इन दोनों को आप आपस में ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। यानी आपके पास कितनी कॉस्ट का मटेरियल है जो कि यूज़ करने के लिए अवेलेबल है। 32,000 तो आपके पास पिछले महीने से बचा हुआ था यानी पिछले साल से, और 3,10,000 की आपने फ्रेश परचेज की नेट इस साल। तो कुल मिला के आपके पास जो गुड्स बनाने के लिए मटेरियल है वो 3,42,000 है। लेकिन जो मटेरियल आप इस्तेमाल नहीं कर सके बच गया उसको हम लेस कर देते हैं और ये कहलाता है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग। तो ये आपके पास आंसर आ गया रॉ मटेरियल यूज। इसको हम डायरेक्ट मटेरियल यूज भी कह सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी कह सकते हैं, इसको हम रॉ मटेरियल यूज भी कह सकते हैं। और इस रॉ मटेरियल भी अगर हम बोलेंगे तो रॉ मटेरियल का मतलब भी सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट का पहला पार्ट हो गया मुकम्मल। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर असाइन, और ये डायरेक्ट लेबर असाइन जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,65,000, और चूंकि उसमें से 35,000 रुपये आपकी इनडायरेक्ट थी तो मैंने 35,000 को अलग कर दिया और डायरेक्ट ले ली 1,30,000। फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे अपने FOH। अब चूंकि FOH जो है वो एक्चुअल है और एक्चुअल की पूरी लिस्टिंग होती है, तो इसलिए अब मैं चला गया हूँ नेक्स्ट पेज पे, आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया हूँ और अब यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगा फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल की। अब ये जितने भी मैंने आपको जहाँ जहाँ FOH लिखवाए थे ना, वो शुरू से आपने बारी बारी जिसको लिखना शुरू करना है। तो पहला क्या था, इनडायरेक्ट मटेरियल 50,000, दूसरा था इनडायरेक्ट लेबर 35,000, तीसरा था हीट लाइट एंड पावर 26,500, चौथा था फैक्ट्री इक्विपमेंट एंड मशीन डेप्रिसिएशन 18,500, पांचवा था फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस 56,000 और छठा था अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो इनको कहते हैं एक्चुअल, और ये हम सिर्फ तब लेते हैं जब हमें अप्लाइड गिवन ना हो। अगर अप्लाइड गिवन हो तो फिर हम तमाम एक्चुअल्स को इग्नोर कर देते हैं, फिर हम अप्लाइड पे चलते हैं। लेकिन ज़्यादातर होता यह है कि अगर अप्लाइड होते हैं तो एक्चुअल नहीं होते, एक्चुअल होते हैं तो अप्लाइड नहीं होते। तो फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, फिर तो दायरा है अगर अप्लाइड नहीं है तो आपने एक्चुअली लेना है। बट रिमेंबर, अगर किसी सवाल के अंदर ये दोनों गिवन हो, अप्लाइड भी और एक्चुअल भी, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, अप्लाइड। बट चूंकि इस सवाल में अप्लाइड नहीं थे, एक्चुअल थे, तो हमने एक्चुअल ले लिए। ये बन गया आपके टोटल FOH 2,08,000। अब पिछले वाले पेज में आप दो चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एक रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट किया था, एक आपने डायरेक्ट लेबर लिखा था 1,30,000, और ये आ गया टोटल FOH 2,08,000, और यूँ आपका आंसर आ गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 6,53,000। अपने फॉर्मेट पे चले जाइए वापस, वहाँ पे आप जाके देखिए तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक तो आपके लिए कोई नई बात नहीं थी, या पहले भी कर चुके हैं। जो नई बात है वो क्या है कि अब अगर आपका पिछले महीने का भी कुछ काम बचा हुआ था जो पिछले महीने या पिछले साल मुकम्मल नहीं हो सका, तो जाहिर है वो बचा हुआ काम आप फेंक नहीं देंगे, सही है ना, वो काम आप इस साल करेंगे। इसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, यानी ऐसा कितना काम था जो कि पिछले महीने का था और वो मुकम्मल नहीं हो सका और वो आपने अगले साल या अगले महीने में ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसको भी आप लगे हाथों अपने इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो अब आपके पास आंसर आया टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 6,53,000 और कुछ पिछले साल का बचा हुआ काम 55,000, ये दोनों मिला के आपका टोटल ऐसा कितना काम था जो कि आपका प्रोसेस में था 7,08,000। अब जाहिर है जितना काम आपका इस साल के आखिर में बच गया, यानी साल मुकम्मल हो गया और आपकी मैन्युफैक्चरिंग मुकम्मल नहीं हो सकी, तो जाहिर है वो काम अब आपकी फिनिश गुड्स के ज़िम्मे में नहीं आता, वो अगले साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस काम को आप अगले साल करेंगे। तो इसको हम कहते हैं फिनिश वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो ये आप लेस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 38,000। तो ये आपके पास आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर 6,70,000। इसका क्या मतलब है कि आपने इस साल टोटल 6,70,000 रुपए का माल तैयार किया बेचने के लिए। अच्छा, अब ये भी ध्यान में रखिए कि जो माल तैयार होता है बेचने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो सारा बिक भी जाए, सही है, हमने तैयार किया, अगर हमारे पास ऑर्डर्स पूरे हुए तो हम बेच देंगे, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि कुछ माल बच जाए। इसको आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हैं, इसको आप सिर्फ फिनिश गुड्स भी कह सकते हैं कि हमने टोटल अपनी फैक्ट्री में कितनी कॉस्ट की गुड्स फिनिश की, तो हमने 6,70,000 कॉस्ट की गुड्स फिनिश की। क्लियर है, तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट होगी मुकम्मल। अब आ जाइए आप अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट पे, और वो है इनकम स्टेटमेंट। अब आप चले जाइए अपने इनकम स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट पे, और इनकम स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट पे सबसे पहले आती है सेल। अच्छा, अब फॉर्मेट को अगर हम देखें तो सेल है, सेल्स रिटर्न है, सेल डिस्काउंट है, बट हमारे पास जो है वो इस सवाल के अंदर सिर्फ सेल है, ना रिटर्न है ना डिस्काउंट है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेल है हमारी यही नेट सेल है। तो अब हम डायरेक्ट इसमें से लेस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, जहन में रखिएगा, मैं वापस आपको पिछली स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ, या ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आपने 6,70,000 रुपये का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है, इसका काम अभी आगे आएगा, सही है ना। चलिए
तो सेल रेवेन्यू आ गया 825। अब हम इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट देखें अपने इनकम स्टेटमेंट में जाके, तो उसमें सबसे पहली बात आती है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिगनिंग की। ये सब आपको सवाल में गिवन है, आपको कोई अलग से कैलकुलेट नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी है फिलहाल। तो इसमें आप देख लीजिए बिगनिंग वाले कॉलम में जाके 24,000। फिर आप इसमें ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मैं आपको वापस पिछली स्लाइड पे लेके गया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 6,70,000 ये हमने कैलकुलेट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब तक नहीं होगी इनकम स्टेटमेंट बन ही नहीं सकती। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का स्टेटमेंट नहीं होगा, ये इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ ही नहीं हो सकती। तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करने के लिए आपके पास ये वाला अमाउंट होना ज़रूरी है। या तो ये सवाल में दे दे बनाया तो आप इसमें ऐड कर दो, जो कि होता नहीं है। तो आपको लाजमी पहले अपना पिछला फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का स्टेटमेंट ड्रॉ करना होगा। तो अब हमारे पास आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी इतना तो फिनिश गुड्स वो था हमारा जो कि बचा हुआ था माल, वो बिक नहीं सका था, इतना हमने मजीद फिनिश किया। तो टोटल हमारे पास कितना फिनिश माल पड़ा हुआ है बेचने के लिए, वो ये है। अब जाहिर है जो फिनिश माल हमारा नहीं बिक सका मार्केट के अंदर ऑर्डर्स ना होने की बुनियाद पे, तो वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये देखिए ये आपकी नेट सेल है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। नेट सेल में से आप ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस भी हो सकता है अगर आपका आंसर किस में आए, नेगेटिव में आए। सही है जी। अच्छा, फिर इसके बाद अब हम इसमें से माइनस करेंगे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो याद रखिए बेटा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस वही एक्सपेंस होते हैं जो कि टोटल कॉस्ट में हमने कमर्शियल एक्सपेंस के नाम से लिखे थे। तो इसके अंदर आपने एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस लेना है। अगर ये एडमिन और सेलिंग की एक बाकायदा मुकम्मल लिस्ट है तो आप इसको लिस्ट की शक्ल में लिख दीजिए, और अगर ये लिस्ट नहीं है बल्कि एक टोटल की शक्ल में गिवन है तो टोटल लिख दीजिए। जिसमें टोटल की शक्ल में गिवन है एडमिन एक्सपेंस, और वो था आपका सवाल में जाके देखिए 8% ऑफ 5% ऑफ सेल। तो ये देखिए सेल आपकी 8,25,000 है, ये आपको नज़र आ रही है, और इसका मैंने ले लिया 5%, ये आ गया 41,250। जबकि दूसरा है सेलिंग एक्सपेंस यानी मार्केटिंग एक्सपेंस, और वो है 6.5% ऑफ सेल। तो ये सेल 8,25,000 है, इसका ले लिया 6.5%, तो ये आ गया हमारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 94,875। अच्छा, एक एक्सपेंस और था इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कि हमने नहीं लिखा ना, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सपेंस है वो फाइनेंशियल एक्सपेंस है, जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में हम नॉर्मली नहीं लेते। अगर हम डाल भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में डालने के बजाय अलग से उसको शो करेंगे। तो ये देखिए ये आगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, ये आपका एक्सपेंस था, इसका आपका आंसर आ गया इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सही है ना। ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है इसको हम अलग से लिखते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है, और इसको जब हम लिखते हैं तो उससे पहले हम लिखते हैं इसको इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अगर इंटरेस्ट भी है और टैक्स भी है तो दोनों को माइनस कर दीजिए, खाली इंटरेस्ट है या खाली टैक्स है तो उसको माइनस कर दीजिए। तो वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था जाके देखिए उसमें नजर आ रहा है आपको 8.5%, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बेसिकली आपके लोन पर है, क्योंकि जो आप लोन लेते हैं आपको उस लोन पे इंटरेस्ट देना होता है। तो वो लोन की वैल्यू बताई हुई है कि वो लोन 1 लाख था और आपको उस लोन का 8.5% लेना है। तो ये आपका आ गया 8,500, और इस तरह ये आपकी बन गई नेट इनकम 46,625। चूंकि टैक्स नहीं था तो टैक्स हमने इसमें काउंट नहीं किया। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी डाल दिया तो भी इसकी गुंजाइश है, मौजूद है, आप डाल सकते हैं। बेहतर है कि आप इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को अलग ही से रखिए, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स ये दो एक्सपेंस जो है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं आते, ये अलग से एक्सपेंस होते हैं। ऑपरेटिंग में सिर्फ 2 एक्सपेंस आते हैं, एडमिन और सेलिंग। लेकिन अगेन अगर आपने इसको बाय मिस्टेक भी इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऑपरेटिंग में डाल दिया, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लॉजिकली भी कोई गलत बात नहीं होगी। तो बेटा ये हमारी हो गई 2 रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया इनकम स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, अब आप चले जाइए अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। आइए हम पहले सवाल देखते हैं। ये देखिए ये है हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, क्लोजिंग एंट्रीज। अच्छा, अब इस क्लोजिंग एंट्री के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा ऊपर और जाकर पहले देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग एंट्रीज का फॉर्मेट क्या है। तो बेटा पार्ट 1 में भी आपने क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी थी बीकॉम पार्ट 1 में, और इसमें भी क्लोजिंग एंट्रीज हैं। तो आज ये आपकी आ गई क्लोजिंग एंट्रीज। पहली बात तो ये इसके अंदर 2 किस्म की क्लोजिंग एंट्री होती है। पहले मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी तफसील बताऊँगा कि ये क्या है। देखिए सबसे पहली बात, क्लोजिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपको पहले पार्ट 1 से आपको मालूम है कि हम इसके अंदर जो चीज़ें क्लोज करते हैं वो बेसिकली कौन सी होती हैं। ये वो होती हैं जो हम टेम्पररी होती हैं,
और टेम्पररी को हम एट दी एंड क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने का तरीकाकार क्या होता है कि जो डेबिट वाले आइटम है उनको क्रेडिट में डालते हैं और जो क्रेडिट वाले आइटम है वो डेबिट में डालते हैं। और ये जो मैं फॉर्मेट ऑफ क्लोजिंग एंट्री है ये उठाएंगे हम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से। अभी वो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था ना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ याद करना है, इसको समझना है और इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपने इस स्टेटमेंट से उठानी है। ये देखिए ये स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये आपने स्टेटमेंट बनाया था ना, सब का सब आपने यहाँ से उठाना है। आपने कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ प्लस माइनस नहीं करना, बाबू जो कहते रहे आप अपने स्टेटमेंट से उठाते रहिए, सही है ना। अच्छा अब ये है क्या, इसको देखिए। सबसे पहले आपने पहली एंट्री बनाई। अच्छा इसमें आप पहली एंट्री भी पहले बना सकते हैं और दूसरी एंट्री भी पहले बना सकते हैं। मैंने फॉर्मेट अभी जो मैं आपको सवाल करा रहा हूँ उसमें मैंने दूसरी एंट्री पहले बना दी है और पहली एंट्री बाद में बना दी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आइए इसकी देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट है और वो तमाम आइटम जो कि स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में पाए जाते हैं और कौन से होते हैं, डेबिट वाले। वो देखिए मैंने वन बाय वन सब क्रेडिट कर दिए, सही है। तो ये जो मैंने जितने क्रेडिट किए इन सबका टोटल यहाँ पर आ जाएगा डेबिट में। फिर उसके बाद तमाम वो आइटम जो क्रेडिट में होते हैं वो मैंने डेबिट कर दिए और क्रेडिट कर दिया मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये आप देख लीजिए ये क्लोजिंग एंट्री हम किसकी मदद से बनाएंगे, स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की मदद से, जो मैंने आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट बताई। फिर पहली और दूसरी एंट्री का जो डिफरेंस होगा, पहली और दूसरी एंट्री या दूसरी और पहली एंट्री का जो डिफरेंस होगा उससे आप ये तीसरी एंट्री बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपने क्लोजिंग एंट्री सही बनाई है। इसका तरीकेकार ये है कि ये जो आपका आंसर है ना 6,70,000, तीसरी एंट्री का आंसर जो डिफरेंस का आएगा ना वो ये 6,70,000 रुपये आना चाहिए, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का आंसर है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब इसके बाद वापस आइए तो एक और क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं। जब भी इसमें क्लोजिंग एंट्री की बात होगी तो हम दो किस्म की क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे। ये देखिए एक और क्लोजिंग एंट्री आ गई। अब ये जो क्लोजिंग एंट्री है ये हमने इनकम स्टेटमेंट से उठानी है। वो वाली क्लोजिंग एंट्री हमने किससे उठानी थी, स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से, और ये वाली क्लोजिंग एंट्री हम किससे उठाएंगे, इनकम स्टेटमेंट से। देखिए बेटा ये दोनों चीज़ें मैं आपको पिछले अभी बता चुका हूँ, यानी दोनों चीज़ें कैलकुलेटेड हैं, बस हमने सिर्फ वहाँ से उठाना है और यहाँ पे पुट करना है। तो देखिए अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि वो तमाम आइटम जो इनकम स्टेटमेंट के होते हैं और क्रेडिट में होते हैं उनको हम डेबिट कर देंगे। जैसा कि सेल क्रेडिट में होता है उसको हमने डेबिट कर दिया, फिनिश गुड एंडिंग, और क्रेडिट में आ गया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। सही है, ये वाली क्लोजिंग एंट्री आपने पार्ट 1 में पढ़ी हुई है, बस सिर्फ चंद आइटम्स का फर्क है, अदरवाइज ये इनकम समरी वाली क्लोजिंग आप पढ़ चुके हैं पहले। फिर इसके बाद दूसरी क्लोजिंग एंट्री के अंदर अब आप इनकम समरी या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट करेंगे और वो तमाम आइटम क्रेडिट करेंगे जो नॉर्मली डेबिट में पाए जाते हैं, लेकिन हम उनको क्रेडिट कर देंगे। बट अगेन ध्यान में रखिएगा कि ये सारे आइटम कौन से होंगे, इनकम स्टेटमेंट वाले होंगे। और जो तीसरी एंट्री है वो दो में से कोई एक बनेगी। क्यों, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री बनाएंगे हम, लॉस होगा तो ये एंट्री बनाएंगे। अब सवाल ही पैदा होता है कि सर हमें प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इधर, और ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 46,625। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये वाली जो एंट्री बनेगी ना, ये जो तीसरी वाली बनेगी वो प्रॉफिट वाली बनेगी, सही है। और अगर लॉस होता तो फिर ये वाली एंट्री बनती। अच्छा मैंने इसके अंदर रिटेन अर्निंग की टर्म यूज़ की है। रिटेन अर्निंग की टर्म हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब सवाल जो है वो कंपनी अकाउंटिंग का होता है। और कंपनी अकाउंटिंग का सवाल कौन सा होता है, जो कि शेयर्स कैपिटल और प्रीमियम वगैरह से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो इन आपके कंपनी अकाउंटिंग के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन चूंकि ये कंपनी अकाउंटिंग का नहीं है तो मैं यहाँ पे रिटेन अर्निंग की जगह पे क्या लिखूंगा, कैपिटल लिखूंगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी क्लोजिंग एंट्री की तरफ। आपका काम क्या है कि आप अपने सामने क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट निकाल के रखिए और जो अभी आपने कैलकुलेट किया था स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो निकालिए। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए ये मैंने हेडिंग डाली मैसेज गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड क्लोजिंग एंट्री, और ये मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यानी अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करना सिखाया है ना, आपने सिंपल इस कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की मदद से ये क्लोजिंग एंट्री बनानी है। आपको कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। जो कुछ भी आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर पुट किया था, लिखा था, बस आपने उसको यहाँ पे उसकी राइट जगह पे प्लेस कर देना है। डेबिट है तो डेबिट में डाल देना है, क्रेडिट है तो क्रेडिट में डाल देना है। तो आइए हम पहली एंट्री बनाते हैं इसकी। अच्छा मैं जो पहली एंट्री बना रहा हूँ बेसिकली ये मैं अपने फॉर्मेट की दूसरी वाली बना रहा हूँ, सही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दूसरी वाली पहले बना दें या पहली वाली बाद में बना दें। तो ये आ गया आपका रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग 27,000। अच्छा अभी आपने सवाल में नहीं जाना,
अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सवाल में नहीं जाना। ये देखिए, ये दोबारा बता रहा हूँ, ये हेडिंग डली हुई है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सिंपल अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जाइए और जो जो आपको फॉर्मेट में बताया जा रहा है वो आप अपने इस फॉर्मेट से उठाते रहिए और लिखते रहिए, सही है। दूसरी चीज़, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, ये भी आपको गिवन है, बस थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ स्टेटमेंट में कहाँ लिखी हुई है, वो आप उसको उसकी जगह पर पेस्ट करते रहिए। फिर उसके बाद परचेज डिस्काउंट, देखिए परचेज डिस्काउंट क्रेडिट में होता है, हमने उसको डेबिट में डाल दिया। फिर इसके बाद कि आइटम जो है वो यह आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 73,000, सही है। नरेशन आप अपने फॉर्मेट से जाके लिख लीजिएगा, वो वहाँ पे आपको मेंशन है। अब आ जाइए दूसरी एंट्री पे। दूसरी एंट्री के अंदर अब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को करेंगे डेबिट, सही है। ये 743,000 कैसे आया, फिलहाल आप उसको छोड़ दीजिए, अभी आपको नहीं पता ये कैसे आया है। अब मैं वो तमाम आइटम बारी बारी क्रेडिट करूंगा जो नॉर्मली डेबिट में पाए जाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल बिगिनिंग, अगेन आपने उसको सवाल में नहीं देखना, आप अपने स्टेटमेंट में जाइए और अपने स्टेटमेंट में से जाके देखते रहिए। फिर इसके बाद वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, फिर इसके बाद परचेजेस, ये भी डेबिट में होता है, इसको क्रेडिट में डाल दिया। फिर इसके बाद कार्टेज इन या ट्रांसपोर्टेशन इन या फ्रेट इन, ये भी डेबिट में होता है, क्रेडिट में डाल दिया। फिर इसके बाद डायरेक्ट लेबर 1,30,000, और फिर उसके बाद ये देखिए सारे एफओज एक साथ आ गए और लिखने आपने अलग अलग ही हैं, चूंकि ये एक्चुअल थे तो ये एक्चुअल की पूरी आपको 1 बाय 1 लिस्टिंग बनानी होगी। ये एफओज भी डेबिट में होते हैं और आपने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब ये जो इन सब का टोटल है ना, ये इन सब का जो टोटल है वो आया 743, जो स्लाइड में आपके पास पहले आ गया, अदरवाइज आप पहले ये सब करेंगे, उसके बाद जो टोटल आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, सही है। अगेन नरेशन आप जो है वो अपने फॉर्मेट में से जाके देख लीजिए। अब ये देखिए, ये 73,000 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट है और ये 743 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट है। अब मैं इन दोनों को लूंगा डिफरेंस, कैलकुलेटर आप अपने हाथ में रखिए, जरा इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और इन दोनों का डिफरेंस लास्ट में उतना ही होना चाहिए जितना हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का आंसर आया था। तो ये देखिए, ये मैंने इसकी एंट्री बनाई, इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपका 6,70,000 और इसकी एंट्री बन गई कॉस्ट ऑफ गुड्स डेबिट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट। तो ये थी आपकी क्लोजिंग एंट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की। और इसकी तीसरी एंट्री में कोई ऑप्शन नहीं है, इसकी तीसरी एंट्री हमेशा ये बनेगी। हाँ, अब जो मैं आपको अगली क्लोजिंग एंट्री बना रहा हूँ उसकी तीसरी एंट्री में ऑप्शन है, क्योंकि उसमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो या तो पहली बनेगी या दूसरी बनेगी, जबकि इसकी तीसरी एंट्री में कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी पहली क्लोजिंग। अब आ जाइए अपनी दूसरी क्लोजिंग पे। अभी जो दूसरी क्लोजिंग है इसकी आप हेडिंग में जाके देख सकते हैं, इसमें मैंने लिखा हुआ है क्लोजिंग एंट्री और आपकी आसानी के लिए लिख दिया कि ये हमने उठानी है इनकम स्टेटमेंट से। तो एक तरफ आप अपनी इनकम स्टेटमेंट जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बनाई थी इस सवाल की, वो निकाल के रखिए और सवाल में नहीं जाना, बस सिंपल इनकम स्टेटमेंट में जाइए और अपनी क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट जो इनकम स्टेटमेंट वाला है वो निकाल के रखिए। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं इसकी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल। अब देखिए, सेल हमारी क्रेडिट में होती है, लेकिन यहाँ पे हम कहाँ लिख देंगे, क्लोज करने के लिए डेबिट। फिर इसके बाद आ गया आपका फिनिश गुड एंडिंग 19,000 और ये आपकी आ गई इनकम समरी या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। फिर इसके बाद दूसरी वाली एंट्री बनाएंगे तो उसके अंदर इनकम समरी डेबिट में आ गया और अब हम वो तमाम आइटम करें। अच्छा, अब ये डेबिट में कैसे आया, अगेन उसको इग्नोर कर दीजिए, अभी आपको नहीं पता है डेबिट में कैसे आया। अब मैं वो तमाम आइटम बारी बारी क्लोज करूंगा जो नॉर्मली डेबिट में पाए जाते हैं, लेकिन क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। तो इसमें आ गया फिनिश गुड बिगनिंग 24,000। फिर ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फॉर्मेट में जाके देख लीजिए, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपने अपनी इनकम स्टेटमेट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पार्ट में से उठाया 6,70,000 और फिर उसके बाद आपके सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर मुख्तलिफ जो है वो उसकी गिवन है, आपको लिस्टिंग है बहुत सारी, तो सब अलग अलग करके लिखिए। टोटल है तो टोटल लिख दीजिए। तो देखिए, एडमिन का टोटल है, सेलिंग यानी मार्केटिंग का भी टोटल है और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमारे पास। तो ये आपका देखिए आंसर बन गया 7,97,375। अब ये देखिए, ये आपका क्रेडिट है और ये आपका डेबिट है। अब आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। अब ये डिफरेंस लाजमी आपके उसी आंसर के बराबर आना चाहिए जो कि आपकी नेट इनकम थी ना। अब वो नेट इनकम मैंने आपको स्लाइड में बताई थी कितनी थी, 46,625। तो ये देखिए, ये आपकी तीसरी एंट्री बन गई इन दोनों का डिफरेंस लेके और देखिए ये डिफरेंस आया भी उतना ही जितना कि हमारी इनकम स्टेटमेंट का डिफरेंस था और ये आपने कर दिया कैपिटल क्रेडिट। वैसे तो मैंने फॉर्मेट में रिटेन नहीं लिखवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपका कंपनी अकाउंटिंग का सवाल नहीं है। नरेशन आप वहीं से देख लेंगे जो आपके फॉर्मेट की थी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आंसर था ये कहाँ से आया था, ये दोबारा देख लीजिए। ये नेट इनकम, ये देखिए ये आ गई और अगर आप ऊपर जाएं तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का आंसर ये 6,70,000 नज़र आ गया। तो बेसिकली हमने आज के जो है वो सवाल में तीन चीज़ें जो है वो डिस्कस की। एक हमने डिस्कस किया
इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एक हमने डिस्कस किया इनकम स्टेटमेंट, और एक हमने डिस्कस की क्लोजिंग एंट्री, और क्लोजिंग एंट्री भी हमने दो अलग अलग डिस्कस की। तो आज का जो सवाल था उसमें से मैं आपको अगेन बता दूं कि आपको आज के सवाल में कितनी रहनुमाई पिछले सवाल से मिल गई थी, ताकि आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि ये देखिए ये स्टेटमेंट है हमारा, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की हद तक तो हम पिछली दफ़ा पढ़ चुके थे, सिर्फ मैंने WIP बिगिनिंग ऐड किया और WIP एंडिंग लेस किया। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे लिए इसलिए इतना बड़ा कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक हम पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ WIP बिगिनिंग ऐड और लेस कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, इसमें भी आपको एक बात बता दूं, कभी कभी सवाल में WIP बिगिनिंग और WIP एंडिंग होता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर ये जो तीनों चीज़ें आप ऐड करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखते हैं, इसी को आप नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और जो अगली चीज़ हमने डिस्कस की थी वो क्या थी आपकी, ये इनकम स्टेटमेंट। तो ये आपको बेसिकली आज के सवाल से अपनी इनकम स्टेटमेंट, अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और अपनी ये क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो याद करनी होगी। सही है जी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, इसके बाद फिर आपसे एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।